कक्षा 11 के अर्थशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। आज बात करते हैं अध्याय 2 में सांख्यिकी के कार्य, प्रकृति, महत्व और सीमाओं की। पहले बात करते हैं कार्य, सांख्यिकी के कार्य। तो सांख्यिकी के कार्य क्या हैं? विभिन्न तथ्यों का संख्यात्मक रूप देना, यानी कि ये अपने जो इसके घटक हैं वो उसके लिए संख्यात्मक रूप उपलब्ध कराती है, यानी समंक जो होते हैं वो संख्या में होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है? समंकों का, आंकड़ों का संग्रहण। तो आंकों का संग्रहण जो कहलाता है वो संख्यात्मक रूप ही देना कहलाता है। दूसरा कार्य है जटिल तथ्यों को सरलतम रूप देना, यानी कि जो जटिल तथ्य हैं, जो हमारे पास समंक हैं, विशाल समंक हैं हमारे पास। जैसे हमने कल ही पढ़ा था कि 18 से 21 वर्ष की उम्र में 56% साक्षरता है। तो ये एक आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसका बहुत बड़ा आंकड़ा होगा। अब हमारी सांख्यिकी इसमें क्या करेगी? इसको छोटे रूप में दिखा देगी, छोटा रूप बना के इसका आंसर निकाल। अगर हम इसको अगर पूरी तरह से डाटा दिखाएं कि किन लोगों ने साक्षरता, कितने लोगों ने साक्षरता प्राप्त करी, कितने लोगों ने साक्षरता नहीं प्राप्त करी, तो वो बहुत बड़ा विवरण हो जाएगा। लेकिन हमने उसका औसत निकाल के 56% बता दिया, तो एक तरह से हमारा जो कहना था वो भी पूरा हो गया और छोटे से सरलतम रूप में हमने बता दिया। ये कहलाता है जटिल तथ्यों को सरलतम रूप देना। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा प्रदान करना तीसरा कार्य है। सांख्यिकी का तीसरा कार्य ये है कि जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है उनका विश्लेषण करके हम तुलनात्मक अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। जो हमें जिस चीज़ की वांछित परिणाम की आवश्यकता है वो परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। चौथा कार्य है सांख्यिकी व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव में वृद्धि करती है। अन्य विज्ञानों की भांति सांख्यिकी में ये गुण पाया जाता है कि मनुष्य के ज्ञान व अनुभव करने की शक्ति को बढ़ाती है, क्योंकि जब मनुष्य इसके समंकों को लेकर विश्लेषण करेगा, उसका अध्ययन करेगा, उस पर शोध करेगा, अनुसंधान करेगा, तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति ये कार्य करेगा उसकी तार्किक शक्ति और बढ़ेगी। तो ये निश्चित तौर से व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव बढ़ाती है। अगला है तथ्यों को निश्चयात्मक रूप प्रदान करना। जब हमारे पास खाली केवल डाटा है तो हम उससे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। निष्कर्ष निकालने के लिए हमें सांख्यिकी की उपकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा, ताकि हम सही और काफ़ी सही तथ्यों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो तथ्यों को निश्चयात्मक मतलब है सही रूप उसको प्रदान कर सकती है, निश्चय रूप प्रदान कर सकती है, डेफिनेट रूप प्रदान कर सकती है। अन्य विज्ञान के नियमों की जांच संभव बनाती है। अधिकांश विज्ञानों के प्राचीन नियम प्रातः निगमन प्रणाली के आधार पर बनाए जाते हैं, यानी कि डेडुकेटिव मेथड के आधार पर। उन नियमों की सत्यता का परीक्षण करने के लिए सांख्यिकी ने आगमन प्रणाली के रूप में अत्यधिक सुख प्रदान किया है। सांख्यिकी का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे नियम और जो नियमन विधि तथा प्रतिपादित नहीं किए जा सकते उन्हें बनाने के लिए सांख्यिकी का सहारा लिया जा सकता है। यानी कि जो अन्य विज्ञान में जो संभव नहीं है कसौटी पर डाटा कसने के लिए, वो सांख्यिकी आसान बना देती है। बात करते हैं अगले वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण तथा भविष्य के लिए पूर्वानुमान। हम इसके सांख्यिकी में जो विभिन्न रीतियां हैं, नीतियां हैं, उपकरण हैं, उनकी सहायता से हमने जो तथ्य बनाए हैं उनका विश्लेषण कर सकते हैं, और उनके द्वारा जो विश्लेषण के द्वारा हम आगे के लिए पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है संभव। आगे बात करते हैं अगला नीतियों के निर्धारण में सहयोग एवं सुगमता। निश्चित तौर पर जब हम विश्लेषण कर लेंगे, भविष्य के लिए पूर्वानुमान ज्ञात कर लेंगे, तो हम उसी के अनुसार किस तरह से आगे इन से
पूर्वानुमान के आधार पर हम अपनी नीतियाँ बना सकते हैं। हमें आगे किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, किस चीज़ का हमें किस तरह से हम इसका अगर आवश्यकता इतनी पड़ी तो हम उसका उपाय क्या ढूंढें, तो ये हम नियमन उससे पहले कर सकते हैं। यानी हम पहले से ही एक तरह से नियोजन कर सकते हैं आने वाले समय का। इसके बाद बात करते हैं परिकल्पना और उसकी जांच में सहायक। सांख्यिकी विधियां जो हैं परिकल्पना करने और उनकी जांच करने तथा नए सिद्धांतों में विकास करने में अत्यधिक सहायक हैं। यानी कि इसकी जो रीतियां हैं वो परिकल्पना से मतलब आगे और किस तरह से उसमें टेस्टिंग की जा सकती है और कितना विकास किया जा सकता है, तो ये हम इसकी विधियों के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं सांख्यिकी की प्रकृति, नेचर की। नेचर से मतलब है वो किस तरह की है। तो यहाँ सांख्यिकी विज्ञान है या कला, इस पर विरोधाभास है। यानी कुछ विद्वान इसमें कहते हैं ये कला है केवल, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये विज्ञान है, और कुछ विज्ञान इसको कला व विज्ञान दोनों मानते हैं। तो उस आधार पर हम समझते हैं कि ये विज्ञान और कला क्यों माना जाती है। सबसे पहली बात, विज्ञान के रूप में क्या विशेषताएँ हैं इसमें। क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान है। निश्चित तौर पर इसमें बिल्कुल क्रमबद्ध, यानी कि जो क्रम पहले आना चाहिए, जो काम पहले होना चाहिए वो काम पहले, और सुव्यवस्थित तरह से, यानी कि बिल्कुल सही ढंग से। अगर ढंग से हम नहीं निकालेंगे तो उन समंकों से कोई परिणाम हमें प्राप्त नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर ये इसमें है। और विज्ञान और कारण और प्रभाव के संबंध का भी यहाँ अध्ययन करते हैं। जैसे विज्ञान में करते हैं वैसे ही यहाँ कारण क्या, मतलब इन समंकों का कारण क्या है और उनके प्रभाव, उन दोनों में संबंध क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस दोनों में क्या संबंध है, ये हम यहाँ पर भी सांख्यिकी में भी जानते हैं। सर्वमान्य व व्यापक नियम, इसके भी सांख्यिकी के नियम भी विज्ञान की तरह सर्वमान्य यानी सभी व्यक्तियों को मान्य है, तथा बहुत बड़े नियम और तथा व्यापक नियम है, यानी उनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, वो कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जा सकते हैं। अगला है तथ्यों का निष्पक्ष दृष्टि से यथार्थ रूप में प्रस्तुतिकरण। हम जो हमारे पास तथ्य हैं विज्ञान के क्या होते हैं, उन तथ्यों का निष्पक्ष दृष्टि से यथार्थ, यानी कि वर्तमान में और वास्तविक रूप में हम उसका प्रयोग करते हैं, वही हम सांख्यिकी के तथ्यों के साथ भी कर सकते हैं। तो ये एक विज्ञान माना जा सकता है। अब बात करते हैं कला में। कला के लिए सांख्यिकी में, कला के आधार पर सांख्यिकी में क्या विशेषताएं होती हैं। समस्या के सरणीकरण के लिए क्रियाओं का समूह, यानी कि जो हमारे पास समस्या आई है, डाटा के रूप में जो समस्या आई है, उससे हम उसको सरलीकरण करके उस क्रियाओं का, बहुत सी क्रियाएं उसमें हमने की। तो ऐसी स्थिति में हमने बहुत चीज़ों का निर्माण किया होगा, बहुत सी चीज़ों का हमने प्रयोग किया होगा, तो निश्चित तौर पर ये एक कला है। लाभालाभ का परीक्षण कर लक्ष्य प्राप्ति का तरीका। अब है इसकी स्थिति में क्या है, कला में क्या है कि आपने अपने लाभ के हिसाब से उसका परीक्षण किया और उसमें लक्ष्य प्राप्त, यानी कि जो आपको चाहिए था, जो आपको डाटा चाहिए था, जो आपको निष्कर्ष चाहिए था, वो आपको इससे प्राप्त हो जाएगा। विशिष्ट दक्षता व संयम का परिचय, यानी कि इसमें आपको विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही साथ आपको आत्म संयम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि छोटे अगर नहीं निकल रहा है तो अरे बेकार चीज़ है ये, तो बल्कि आपको उसका आंसर निकालना है। थोड़ा आत्म संयम रखिए तो निश्चित तौर पर आपको एक डाटा, एक नया आपको निष्कर्ष निकाल के देगा। तो उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी कला एवं विज्ञान दोनों हैं, क्योंकि कला कार्य करने का तरीका बताती है, जो सांख्यिकी ये बताती है, जबकि विज्ञान हमें सिद्धांत देता है, यानी कि नियम देता है, और ये दोनों गुण सांख्यिकी में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सांख्यिकी का अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व क्या है। नंबर 1, उपभोग में, उत्पादन में, विनिमय में, वितरण में, ये सारे क्षेत्र अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं। उपभोग से मतलब है कंजप्शन, यानी कि उपभोगकर्ता जो होता है उसकी इच्छाओं की सापेक्षता, जीवन स्तर, विभिन्न मदों पर उसका व्यय कितना है, मांग की लोच जैसी समस्या का मूल्यांकन सांख्यिकी के समंकों द्वारा संभव है। यानी कि
हम उपभोग में ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन स्तर किस स्थिति पर है, उसका जीवन स्तर सुधर रहा है या गिर रहा है, उसकी विभिन्न मदों पर आय कितना हो रही है, उसकी मांग या लोच में कितनी वृद्धि या कमी हो रही है। ऐसी समस्याएं जो हैं उनका मूल्यांकन अर्थशास्त्र में इन सांख्यिकीय समंकों द्वारा संभव है। उत्पादन का मतलब है प्रोडक्शन। उत्पादन क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्पादन का अनुमान, राष्ट्रीय लाभांश का मूल्यांकन, उत्पादन नीतियों का निर्धारण, पूंजी निर्माण तथा राष्ट्रीय संपत्ति का ज्ञान केवल समंकों के प्रयोग द्वारा ही संभव है। क्योंकि हमें प्रति व्यक्ति की आय अगर जाननी है, देश के प्रति व्यक्ति की आय जाननी है, देश का प्रति उत्पादन का ज्ञान ज्ञात करना है, लाभांश का ज्ञात करना है, राष्ट्रीय संपत्ति का ज्ञान ज्ञात करना है, तो वो इसके समंकों द्वारा, सांख्यिकीय समंकों द्वारा, सांख्यिकीय निष्कर्षों द्वारा ही संभव हो सकता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज का मतलब है अदला बदली। विनिमय क्षेत्र में समंकों द्वारा व्यावसायिक उन्नति, व्यावसायिक ढांचा, आयात निर्यात, देश का भुगतान संतुलन, देश में उपलब्ध मात्रा, विदेशी मुद्रा की तथा मुद्रा की मात्रा जैसी अनेक समस्याओं का समाधान इसमें इनके डाटा से उपलब्ध हो सकता है। वितरण का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एक के प्रति व्यक्ति क्या आय पड़ रही है, यानी उसको उस जो आय है, जो विनिमय है, जो उत्पादन है, वो प्रति व्यक्ति प्रति इकाई पर किस तरह का पड़ रहा है, ये हम वितरण में पता लगाते हैं। यानी कि प्रति व्यक्ति जो हमारे देश में कुल जो इनकम हो रही है उसका कितना कि एक व्यक्ति को कितना भाग मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर ये सांख्यिकी इस चीज़ को निकाल सकती है। सांख्यिकी वितरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय संपत्ति में के वितरण का आधार, राष्ट्रीय लाभांश के उत्पत्ति के साधनों में आवंटन, प्रति व्यक्ति आय तथा उसकी विभिन्न कालों में तुलनात्मक अध्ययन, ये वितरण द्वारा संभव है। अब बात करते हैं सांख्यिकी सीमाएं से मतलब होता है दोष का मतलब है यानी कि ऐसी कुछ सीमाएं हैं, ये विज्ञान तो है लेकिन इसकी फिर भी कुछ सीमाएं हैं, यानी कि इसमें कुछ दोष हैं। क्योंकि इसकी दोष जब हमने पहले से पढ़ा है कि सांख्यिकी से जो हम समंकों के आधार पर परिणाम निकाल रहे हैं वो बहुत कुछ हद तक अनुमान के आधारित होते हैं, औसत के आधार पर होते हैं। तो इसमें और ज़रूरी नहीं है कि जो आपने समंक इकट्ठे कराए वो बिल्कुल सच हों। जैसे आपने तो समंक कहाँ से इकट्ठे करेंगे, किसी व्यक्तियों से पूछ के ही तो इकट्ठे करेंगे, उसने ज़रूरी थोड़ी आपको बिल्कुल सच ही बोला हो। तो जब हमारे समंकी पर विश्वास नहीं कर सकते तो निश्चित तौर पर हम उस सही अनुमान भी सही नहीं लगा सकते। तो यही दोष इसमें सम्मिलित हैं। तो सबसे पहला दोष हम कह सकते हैं ये संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का नहीं। संख्यात्मक का मतलब है आपकी आय कितनी है, आयु कितनी है, लंबाई, क्योंकि हम इसको किससे मान सकते हैं, संख्या में बता सकते हैं। लेकिन आपकी सुंदरता कितनी है, बुद्धिमत्ता आपने कितनी है, ईमानदारी आप में कितनी है, ये गुणात्मक तथ्यों का विश्लेषण नहीं करती। इसके बाद बात करते हैं सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों को नहीं। तो निश्चित तौर पर सही बात है। ये जो समंक होते हैं वो क्या होते हैं, समूह के रूप में। जैसे हमने बात करी थी अभी 14 से 21 वर्ष के या 18 से 21 वर्ष के युवाओं में साक्षरता 56% है। तो वहाँ 18 से 21 वर्ष का जो व्यक्तियों का वो क्या था, समूह। तो हमने उस समूह के डाटा के आधार पर ही तो उसका निष्कर्ष निकाला था। तो यहाँ अब वो पर्टिकुलर एक आदमी के लिए नहीं निकला बल्कि पूरे समूह के लिए, यानी 18 से 21 वर्ष तक के जो भी युवा हैं उसमें लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे, कुछ 18-19 साल के होंगे, कुछ 20 साल के होंगे, कुछ 21 साल के होंगे। तो अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत इकाई का बात नहीं कर रहा, वो केवल 18 से 21 वर्ष तक की आयु। तो ऐसी स्थिति में ये समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं। तीसरा, सांख्यिकी नियम दीर्घकाल में तथा औसत रूप में ही सत्य होते हैं। सांख्यिकी जो पूर्ण नियम है वो पूर्ण रूप से भी हमने बात पहले भी करी थी, अनुमान तथा संभावना को बताते हैं। यानी कि जो आने वाला है वो आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह से बोला है उसी तरह से आ सकता है, लेकिन काफ़ी निष्कर्ष जो इसके निष्कर्ष हुए प्रवृत्तियों के सूचक हो सकते हैं, लेकिन प्रवृत्तियां नहीं हो सकती। यानी कि वो बिल्कुल तरह से स्टिक बैठे ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि लेकिन हाँ उसके निष्कर्ष के आसपास ही जो वास्तव में होगा उसके वो निष्कर्ष के आसपास ही होगा।
अब बात करते हैं सामंकी समूहों में एक रूपता सजातीय होना आवश्यक है। इस सांख्यिकी निष्कर्ष केवल सजातीय एवं एक रूप समंकों से ही निकाले जा सकते हैं। आपस में तुलना करने के लिए समंक एक ही गुण प्रकट करते चाहिए, यानी कि वो समंक जो हैं वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, तभी वो समझ निकलेगा। वृक्ष की ऊंचाई तथा मनुष्यों की ऊंचाई तुलना कदापि नहीं की जा सकती। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वृक्ष के 5 साल के वृक्ष और 5 साल का मनुष्य में क्या ऊंचाई बराबर होगी? नहीं हो सकती। उसके आंकड़े अलग होंगे, उसके आंकड़े अलग होंगे, निश्चित तौर पर फर्क होगा। तो यही पर एक रूपता से मतलब है, यानी कि जिस समूह की बात कर रहे हैं उसी समूह में वो आंसर उचित होगा, उसके लिए उसी समूह के लिए उचित होगा, किसी अन्य समूह के लिए नहीं। अब बात करते हैं सांख्यिकी का उचित प्रयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसे सांख्यिकी रीतियों का पूर्ण ज्ञान हो। बिल्कुल सही बात है, हर कोई व्यक्ति, यानी कि इसके सांख्यिकी के लिए जो डाटा का प्रयोग वही कर सकता है जो इसको पद्धतियों को जिसने पढ़ा है, समझा है, वही इसके प्रयोग कर सकता है। इसकी रीतियों का कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अगली बात कहते हैं सांख्यिकी रीति की समस्या के अध्ययन की विपरीत रीतियों में से एक है, विभिन्न रीतियों में से एक है। तो सांख्यिकी रीति क्या कहती है? एक, यानी कि वो कई तरह के परिणाम एक ही डाटा से और उससे हम निकाल सकते हैं। सांख्यिकी विवेचन द्वारा प्राप्त परिणामों को अंतिम रूप से सत्य तभी मानना चाहिए जब वे अन्य रीतियाँ जैसे प्रयोग, अंतरावलोकन, नियमन आदि की सहायता से अन्य प्रमाणों द्वारा पुष्ट हो जाए। यानी कि हम इसकी जो रीतियाँ हैं, रीतियों से जो हमने निष्कर्ष निकाले हैं, वो एक समस्या के अध्ययन की विभिन्न रीतियों में से एक हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई समस्या है तो उसके कई उसमें निकाले जा सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, बस इस तरह से भी हो सकता है। तो ये उसमें एक रीति ही मानी जानी चाहिए, यानी कि इसके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं किया सकता। ऐसा नहीं है कि जो इसने निष्कर्ष निकाला है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से व्यावहारिकता में भी उतना ही स्टिक बैठेगा, सही बैठेगा। बात करते हैं सांख्यिकी के निष्कर्ष सदैव संदेह से परे नहीं होते। निश्चित तौर पर समंक जो हमने इकट्ठे किए जाते हैं, सबसे बड़ा इसका कारण ये है कि जो हम समंक हैं वही उसको ही हम संदेह में है, वही संदेह में। मान लीजिए अगर आपसे कोई डाटा पूछ रहा है, या जैसे कहते हो, जैसे अभी पिछले हमने 18 से 21 साल के बीच में 56% साक्षरता गिनाई। अब उसमें से जो हमारे समूह था 18 से 21 वर्ष के वाले व्यक्तियों में, अगर उनमें से काफ़ी लोगों ने झूठ बोल दिया हो कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, तो ऐसी स्थिति में आप उसके कोई डाटा तो यूज कर नहीं रहे, आप अपना उसके प्रमाण पत्र तो देख नहीं रहे। ऐसी स्थिति में जरूरी नहीं है कि आपको उसके बाद वो सच ही बोल रहा हो। तो जब समंकी पर पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते तो उसके जो निष्कर्ष निकलेंगे उस पर भी पूर्ण विश्वास करना कठिन है। अब बात इसका निष्कर्ष इसी आधार पर हम निष्कर्ष निकालते सकते हैं कि सांख्यिकी की उपयुक्त सीमाओं को दोषों को हटाया जाना संभव नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर ये दोष ऐसे हैं जो इसमें हैं। देखिए, ये वास्तव में दोष नहीं कह सकते हम। एक तरह से सांख्यिकी जो अब जिसको इस अध्ययन, जब विज्ञान का अध्ययन करना है तो उसको निश्चित तौर पर इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो अब इसीलिए कहते हैं, अतः अनुसंधान करते समय इसकी सीमाओं को भी जब हम निष्कर्ष निकालें तो इसके निष्कर्ष पर इसकी सीमाओं का भी ध्यान दें। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर 90% का हमारा रिजल्ट बता रहा है तो हम उसमें कुछ 8-10% को ये मान के चलें कि हो सकता है ये गलत हो। यानी कि उसकी सीमाओं का हम उसका प्रयोग करते हुए उसको थोड़ा कम, या अगर ज़्यादा की स्थिति है तो ज़्यादा थोड़ा पता है, लेकिन पूरी तरह से स्टिक रूप में निष्कर्ष नहीं दे सकते। धन्यवाद।